नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही अहम और ऐतिहासिक है, कारखाना अधिनियम 1948, जिसे हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के नाम से भी जानते हैं। जरा एक पल के लिए 20वीं सदी की शुरुआत के कारखानों की कल्पना कीजिए। धुएं से भरी घुटन वाली जगहें, सुरक्षा का कोई अता पता नहीं और लोगों से एकदम मशीनों की तरह काम लिया जाता था। फिर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और ठीक एक साल बाद 1948 में एक ऐसा कानून आया जिसने इस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया। ये वही बुनियादी ढांचा है जिसने दशकों से इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की नींव रखी है। तो चलिए बिना देर किए इसके पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि ये ऐतिहासिक कानून काम कैसे करता है। अब देखिए, कानूनी दस्तावेज पढ़ना कोई आसान काम तो है नहीं। 1948 का ये अधिनियम भी कुछ ऐसा ही है। भारी भरकम कानूनी भाषा, 120 से ज्यादा धाराएं और न जाने कितनी उपधाराएं। इसे सीधे सीधे पढ़ना किसी भूल भुलैया में खो जाने जैसा है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरे भारी भरकम डॉक्यूमेंट को एकदम आसान और साफ सुथरी ब्लूप्रिंट में बदल देंगे, ताकि इसका हर एक पहलू आपको बिना किसी उलझन के समझ आ जाए। तो इस कानून को डिकोड करने के लिए हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, परिचय और परिभाषाएं। दूसरा, कारखाने में स्वास्थ्य। तीसरा, सुरक्षा के कड़े नियम। चौथा, श्रमिकों का कल्याण। पांचवां, काम के घंटे। और आखिर में छठा, युवा श्रमिकों का रोजगार। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से, परिचय और परिभाषाएं। अब सबसे बुनियादी सवाल, आखिर कानून की नज़र में कारखाना या फैक्ट्री माना किसे जाता है? देखिए, ये पूरी तरह से मजदूरों की संख्या और बिजली के इस्तेमाल पर टिका है। अगर कोई काम बिजली की मदद से हो रहा है तो वहां सिर्फ 10 या उससे ज्यादा मजदूर होने पर ही उस जगह को कारखाना मान लिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजली का मतलब है तेज चलने वाली भारी मशीनें, जिनसे खतरा भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर काम बिना बिजली के हो रहा है तो ये लिमिट 20 मजदूरों की हो जाती है। अब बात करते हैं जवाबदेही की। अधिष्ठाता यानी ऑक्यूपायर, ये वो इंसान है जिसके हाथ में कारखाने के कामकाज का अल्टीमेट कंट्रोल होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। मान लीजिए फैक्ट्री में सुरक्षा का कोई नियम टूटता है या कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो सबसे ऊपर बैठा मैनेजमेंट का बॉस ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि अरे ये तो नीचे वाले फ्लोर मैनेजर की गलती थी। कानून का सबसे भारी हथौड़ा सीधा इसी ऑक्यूपायर पर गिरता है। इसी तरह श्रमिक या वर्कर की परिभाषा भी बहुत ब्रॉड और समावेशी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन करने वाले को ही वर्कर माना जाएगा। जरा सोचिए, जो इंसान सिर्फ मशीन की साफ सफाई कर रहा है या किसी छोटे से काम में मदद कर रहा है, उसे भी ये कानून श्रमिक का दर्जा देता है और पूरी सुरक्षा देता है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, कारखाने में स्वास्थ्य। जरा 1948 से पहले की कल्पना कीजिए। लोग दिन के 10-10 घंटे एकदम उमस भरी धूल धक्कड़ वाली जगहों पर काम करते थे, जहां पीने का पानी तक नहीं होता था। इसीलिए इस एक्ट ने कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन क्रांतिकारी नियम बनाए, जैसे कारखाने को साफ और दुर्गंध मुक्त रखना, प्रॉपर वेंटिलेशन, तापमान सही रखना और पीने के पानी की व्यवस्था। यहां तक कि हर हफ्ते खिड़की दरवाजों की सफाई और दीवारों पर हर 14 महीने में सफेदी और 5 साल में पेंट करना भी अनिवार्य कर दिया गया। ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि मजदूरों को इंसान समझने की एक बेहतरीन पहल थी। अब आते हैं अध्याय 3 पर, सुरक्षा के कड़े नियम। स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में मशीनों से होने वाले जानलेवा हादसों का क्या? इसी से बचने के लिए ये सख्त प्रावधान बने। चलती हुई मशीनों के खतरनाक हिस्सों की फेंसिंग यानी घेराबंदी करना बिल्कुल मस्ट है। महिलाओं को चलती मशीनों की सफाई में लगाने पर सख्त पाबंदी है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम यह है कि मशीन को तुरंत बंद करने वाला मेन स्विच एकदम पास होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में एक एक सेकंड कीमती होता है। इसके अलावा ज्वलनशील गैस और धूल से बचने के सख्त उपाय अपनाना भी पूरी तरह से अनिवार्य है। 1000 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लीगल ट्रिगर है। एक्ट एकदम साफ कहता है कि अगर किसी फैक्ट्री में 1000 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहां सुरक्षा का जिम्मा किसी आम मैनेजर पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसी जगहों पर फुल टाइम सेफ्टी ऑफिसर्स यानी समर्पित सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करना कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 4 की, श्रमिकों के लिए कल्याण। इस कानून की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कारखाने को सिर्फ मशीनों का ढांचा नहीं मानता, इसमें सुविधाओं को मजदूरों की संख्या से जोड़ा गया है। अगर 30 महिलाएं काम कर रही हैं तो बच्चों के लिए क्रेच होना चाहिए ताकि मातृत्व और रोजगार साथ साथ चल सकें।
150 लोग हैं तो फर्स्ट एड और विश्राम गृह जरूरी हैं। जैसे ही संख्या 250 पहुंचती है, एक बढ़िया कैंटीन होनी चाहिए, और 500 का आंकड़ा पार करते ही एक एम्बुलेंस और एक खास वेलफेयर ऑफिसर होना कानूनन अनिवार्य है। लेकिन कुछ सुविधाएं तो ऐसी हैं जो फैक्ट्री के साइज पर निर्भर ही नहीं करती, वो तो हर हाल में होनी ही चाहिए। जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिए कपड़े धोने की अलग अलग व्यवस्था। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, 1948 के इस कानून में उन मजदूरों के लिए काम के बीच बैठने की उचित व्यवस्था का भी जिक्र है जो दिन भर खड़े रहने को मजबूर हैं। सोचिए, राइट टू सिट, जिस पर आज भी कई जगह बहस होती है, उसे इतने दशकों पहले ही मान्यता दे दी गई थी। अब रुख करते हैं अध्याय 5 का, काम के घंटे। 48 घंटे 48, ये नंबर बहुत ही अहम है। किसी भी अडल्ट वर्कर से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम किसी भी हाल में नहीं लिया जा सकता। याद रहे, ऐसे कानून आने से पहले लोग लगातार 12 से 14 घंटे बिना किसी छुट्टी के काम करते थे। तो ये 48 घंटे की लिमिट, यानी 6 दिनों के लिए रोज़ 8 घंटे का काम, मानवाधिकारों की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। अगर दिन के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम 9 घंटे काम लिया जा सकता है, और कोई भी इंसान लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए ओवरटाइम करना पड़े तो क्या? तो भाई, एक बहुत ही दिलचस्प नियम लागू होता है। ओवरटाइम का पैसा सामान्य मजदूरी से ठीक दुगना होना चाहिए। ये कोई बोनस नहीं है, बल्कि मालिकों पर एक तरह का जुर्माना है, ताकि वो अपने कर्मचारियों से लिमिट से ज्यादा काम न लें। इसके अलावा एक तिमाही में 50 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम की इजाजत भी नहीं है। इसके साथ ही ये भी पक्का किया गया है कि लगातार 6 दिन काम के बाद हर मजदूर को एक वीकली ऑफ यानी साप्ताहिक अवकाश मिले। एक और दिलचस्प नियम है जो इतिहास से जुड़ा है। महिलाओं के लिए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने पर रोक। उस वक्त ये पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था। हालांकि आज के मॉडर्न दौर में बहस इस पर है कि रोक लगाने के बजाय सुरक्षित ट्रांसपोर्ट क्यों न दिया जाए। खैर, ये दिखाता है कि वक्त के साथ समाज कैसे बदलता है। आखिरी और बहुत ही संवेदनशील हिस्सा, अध्याय 6, युवा श्रमिकों का रोजगार। 15 साल, ये आंकड़ा एकदम साफ कर देता है कि किसी भी फैक्ट्री में 15 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना पूरी तरह से बैन है। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई बहाना नहीं। इस नियम को किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। और जो 15 से 18 साल के किशोर हैं, उनके लिए भी शर्तें बहुत कड़ी हैं। उनके पास हमेशा एक पहचान टोकन होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उन्हें काम करने के लिए मेडिकल सर्जन से एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून समझता है कि बच्चों का शरीर अभी विकसित हो रहा है, तो कोई खास काम उन्हें शारीरिक नुकसान ना पहुंचा दे। इनके लिए काम का समय दिन में सिर्फ 4.5 घंटे तय है, और नाइट शिफ्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एकदम सख्त पाबंदी। इस पूरे एक्ट की आत्मा इस एक खास वाक्य में बसती है। कानून कहता है, प्रत्येक अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर कारखाने में काम करते समय सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को जहां तक व्यवहारिक हो सुनिश्चित करेगा। ये सिर्फ कोई लीगल लाइन नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि इंसानी जान और उनकी गरिमा को सुरक्षित रखने की अल्टीमेट मॉरल और लीगल जिम्मेदारी सबसे ऊपर बैठे इंसान की ही है। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को गहराई से समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। 1948 में बने सुरक्षा और अधिकारों के ये शानदार नियम आज के इस एआई, रोबोटिक्स और गिग इकोनॉमी वाले दौर में कैसे लागू होंगे? जब इंसानों की जगह मशीनें ले रही हैं, तो फैक्ट्री और वर्कर की परिभाषाएं कैसे बदलेंगी? जरा सोचिएगा। भविष्य के कार्यस्थलों में हमारे अधिकारों की रूपरेखा क्या होगी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जानने और समझने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।